करते हैं। मेरा टारगेट है लगभग 22 से 23 घंटे जितने हो सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर देंगे, पूरा हिस्ट्री, उसके बाद फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर उसके साइंस के पोर्शंस को कवर करवाएंगे। इस तरह से सारे जो PDF रहेंगे आप देख सकते हैं। कुछ नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूर्वालोकन टोटल लेटेस्ट पब्लिकेशन का है, 2023 और रिसेंटली जो आया हुआ उससे संबंधित है। तो कंटिन्यू करते हैं। जो उन लोगों को ये PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, उन लोग पर्सनली मैसेज कीजिएगा, नॉर्मल से चार्जेस दे करके उसको लेकर के पे आप बुक को प्राप्त कर सकते हैं पूरे नोट्स के साथ। आगे कंटिन्यू करते हैं। 161 तक करवाए थे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन में प्रक्रिया शुरू हुई थी। कब हुई थी? तो कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों के पर, आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो ये उपयुक्त में सभी थे। इसका ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा था, आप प्रीवियस वीडियो को सभी देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसको जाकर देख सकते हैं। कल के डेट से स्टार्ट किया गया था और ये 2 दिनों में लगभग 6 वीडियो, एक 2 घंटे का है, फिर 37 मिनट का, फिर 1 घंटे 6 मिनट का है, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटे 5 मिनट और 1 घंटे 27 मिनट, लगभग 6 घंटे से ज़्यादा मैंने कवर करवाया है। तो उसको जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं और उसको प्ले लिस्ट बना दिया गया, उसको डाउनलोड करके भी आप रात में सोते सोते सुन सकते हैं। 6 से 7 वीडियो का ये कंटिन्यू चल रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण जानते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन एक प्रमुख ये जो आपको हुआ था 1907 में हुआ था, सूरत में अधिवेशन में। सूरत गर्मी का जो मैंने बताया था ट्रिक याद करने के लिए, गर्म प्रदेश है, वहाँ से सूरज की गर्मी के कारण ये लोग डाइवर्ट हो चुके थे। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग यहाँ पर से डाइवर्टेड होकर के फिर जाकर लखनऊ में समझौता हुआ था 1916 में। 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 समथिंग में, 1907 में प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग में ही वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण था नरम पंथियों के अपने राजनीतिक उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रखवाने में असफल होना। मतलब वो साथ नहीं रख पाते थे। और जितने भी ये नरम पंथी जितने भी लोग थे, ज़्यादातर लोग शहर से थे, वो गांव की भावनाओं को गांव के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण ये दिक्कत हुई। नरमपंथियों ने आम जनताओं के बीच में काम नहीं किया था। नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। ये महसूस ही नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों में ने उनकी राजनीतिक व्यवहारिक बना दिया है। नरमपंथी गरमपंथी की सोच, अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी का यह समझ पाए कि सरकार नरमपंथियों के भय से के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, जबकि गरमपंथी का क्या मानना था कि नहीं समझ पाया कि उनके संघर्ष में नरमपंथियों के ही कवच का काम कर रही है। यानी जब कोई नरम और गरम दोनों एक ही घर में होता है, जब एक भाई रहते हैं तो उसी से कभी कोई प्यार से मान जाता है, कभी कोई गर्मी से या फिर डांटने से भी मानता है। इन सारे मुद्दों को समझना चाहिए था। अगर ये सरकार यानी जो कांग्रेस उस समय समझ पाती तो आज ये दिक्कतें नहीं होती और ये फूट नहीं पड़ती। फलस्वरूप 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। चलिए 162 नंबर क्वेश्चन बताइएगा और ये किसका कथन है? ऑलरेडी ये कल के डेट में मैंने डिस्कस किया था, आप बताइएगा। ये सीरीज है, टोटल हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू आपका सारे सब्जेक्ट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हम बिहार जीके तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव रहेगा। ये किसने कहा था? कोई ना कोई अंग्रेजी होगा जो इस तरह की भावना रखता है कि एक छोटे भाई या फिर एक भाई को तोड़ो, फिर दूसरे पर फूट डालो, फिर राजनीति करो। तो किसका ये कथन है? तो W हंटर का द्वारा का ये कथन है। कल भी डिस्कस किया था मैंने। W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुस्लिम में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव रहेगा। यानी एक पार्टी को पता है कि जनसंख्या में 20% या 14% उसमें कंट्रीब्यूशन या कम था, तो इनको खुश रखा जाए, बाकी को नाराज भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई थी? इसका स्थापना जो हुई थी 1924 में हुआ था। कल बताया था मैंने आपको। देश में उसी ढंग से क्रांतिकारी का आंदोलन का संचालन करने के लिए उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र,
चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे लोग संस्थापक थे। बाद में इसमें HRM में जो कि युवा नेता कह सकते हो या फिर युवा फाइटर भगत सिंह भी इसमें जुड़ गए थे। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? इसका जो घोषणा किया गया था जुलाई, याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को इसका घोषणा किया गया था और उसके बाद अक्टूबर 16 अक्टूबर में इसको प्रभावित रूप से पूरे प्रभाव में आ गया था। तो देखिए, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ये कर्जन के द्वारा ये करवाया गया था, कर्जन ने किया था, ब्रिटिश संसद में रखा गया था और इसकी औपचारिक घोषणा जो तो था 20, कहीं कहीं कुछ स्रोतों में 19 जुलाई रहता था। 20-19 जुलाई कोई भी रहे, आप उसमें टिक लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो 19 जुलाई 1905 को इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था और बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी बनाया था, जैसा कि मैंने बताया। इसको प्रभाव में लाया गया था और इसमें घोषणा दी गई थी। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी और इसी के कारण ही रक्षाबंधन तब से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली रक्षाबंधन क्या है, भाई बहनों का त्यौहार नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन ही इसलिए बनाया गया था कि एक हिंदू भाई मुस्लिम भाई को राखी बंध करके एक दूसरे के साथ मिलजुल करके ये सारी चीज़ें कर सकें। आगे चलते हैं, बताइएगा, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को, उधम सिंह को, या फिर भगत सिंह को, या फिर मंथन लाल को? देखो, अगर क्वेश्चन का अगर आपको कुछ भी नहीं आइडिया है तो एलिमिनेट कर सकते हैं। भगत सिंह को दिया गया था राजगुरु और सुखदेव के साथ, तो इसमें ऑप्शन तो होगा नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। उधम सिंह 1940 में मरे थे, उनको जो उनका टारगेट था 1919 में जालियांवाला हत्याकांड में उनके माता पिता का जो मारा गया था, उसके बदला लेने के लिए उन्होंने 21 साल तक तपस्या किया और लंदन में जाकर के जो उसके जो थे, जो जिन्होंने दिया था, जनरल डायर ने इजाज़त दिया था कि गोली फायरिंग करने का जो दिया था, तो उनको जाकर के मारा था। ये भी रहेंगे नहीं। मंथनलाल ऐसा कुछ नाम नहीं है, तो मदनलाल ढींगरा ही थे जो कि कर्नल बाइबल की हत्या के आरोप में उनको मृत्युदंड दिया गया। देखिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, करजन वायली की हत्या में 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदनलाल ढींगरा ने गोली मार दी थी, कर दिया था। बायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1919 को मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा दी। देखिए कितनी जल्दी, 1 जुलाई को उन्होंने गोली मारा और 1.5 महीना में उनको फांसी दे दी गई। इतनी जल्दी कार्रवाई हुआ करती थी। और आज के टाइम में अगर आपने आज गोली मारा तो कम से कम 10 साल 5 साल, कसाब जैसे लोगों को 3-3 4-4 साल 5-5 साल तक रख करके बैठा करके खिलाने वाला ऐसी सरकार है। आगे कंटिन्यू करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपको ईस्वी याद रखना चाहिए। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनाया गया है। उससे पहले बताया गया था कि हर 10 साल में ऐसा हम कुछ न कुछ सुधार लाएंगे। जिस तरह से अभी जनसंख्या गणना होता है, जनगणना होता है, इस बार कोविड के कारण नहीं हुआ अभी तक। 2021 का जनगणना अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो हर 10 साल में जो जनगणना होगी, जैसे अभी भी हम जो लोग पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना को ही जान रहे हैं, 2011 की जनगणना या उससे पहले 2001 की जनगणना है। हर 10 साल में जनगणना। अब पहली बार जनगणना स्टार्ट हुई थी कब से, जो रेगुलर रूप से काउंट होती है 1882 से। उससे पहले आपको 1872 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसके बाद 82 से कंटिन्यू ये जनगणना की जा रही थी। किसके जीवन काल में है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस वायसराय, किस गवर्नर के काल से स्टार्ट है। चलिए इसका हम विस्तृत से जानकारी लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है आपको भारत सरकार अधिनियम, इसी से 1919 के पर आधारित है। तत्कालिक भारत सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू और वायसराय जो थे चेम्सफोर्ड, ये थे एडमिन थे मॉन्टेग्यू और वायसराय थे चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यू लेम्स ऑफ फॉर ओल्ड, यानी लेखक श्रृंखला 1893 से लेकर के 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेख का लेखक कौन था? तो अरविंद घोष जी थे। तत्कालिक भारतीय परिस्थितियों के कारण कांग्रेस के समाजवादी शक्तियों के समक्ष ढूल मूल रवैया अपनाने वाले, यानी ढीला ढाला रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष जी ने अपनी लेख श्रृंखला यानी न्यू लेम्स ऑफ फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। तो इसके बारे में आप
पढ़ सकते हैं। फिर से बताते हैं, देख सकते हैं रिसेंटली ये पूछा गया था और ये 4 साल में इकट्ठा करके जो एग्जामिनेशन हुई थी 58 से लेकर के 56 से लेकर के 59 बीपीएससी पीडी में, न्यू लेंस फॉर द ओल्ड से लेकर सिकला में 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो अरविंद घोष के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर बताइएगा, इसका विकल्प कौन सा सही होगा? ABCD। चलिए जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे ऑप्शन जरूर आप टाइप कीजिएगा ताकि आपको याद रह सके। ABCD आपको दिख रहा होगा और पूरी स्क्रीन हम फुल इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी दिखे और साथ ही याद भी आप कर सकें। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के लास्ट तक आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। 1 सेकेंड का भी दें। चलिए टेलीग्राम ग्रुप में भी ऑलरेडी शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में जिन लोग को ज्वाइन करना है, PDF या नोट से संबंधित जितने भी चीज़ें का क्वेरी के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट कर पा लीजिएगा। कई लोग उससे रिलेटेड पूछ रहे थे क्वेश्चन, मैं आपको बता दिया। चलिए और एक चीज़ और भी बता दूँ, जो लोग स्टेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिसेंटली अपडेट आया है स्टेट वालों के लिए 1 मार्च तक, यानी अभी 2-3 दिन और बचा हुआ है, 1 मार्च तक फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। जिन लोगों का फॉर्म किसी कारण से अगर आपने नहीं भरा है तो फिर से 1440 रुपये दे करके दोनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी को और अशफाकुल्लाह खान जी को मिला था। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्थान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संस्थान द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन, ये नाम रखिएगा याद, ये मेंस में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर कर सरकारी खजाना लूटा गया है। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, भाग गए थे। तो सोचिए डकैती करने पर भी फांसी की सजा दी गई थी। ये अंग्रेजों की किस तरह की मानसा है आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन थे? एक अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, भगत सिंह थे या फिर आपके BR अम्बेडकर थे या सुभाष चंद्र बोस थे या जयप्रकाश नारायण। तो इसके आप मैंने अभी बताया थे, इसके बारे में एलिमिनेट करके बना सकते हैं। BR अम्बेडकर इससे कोई भी इनका संबंध नहीं है। सुभाष चंद्र बोस अभी सक्रिय रूप नहीं हुए थे सर, और जयप्रकाश नारायण जी तो बहुत बाद में आए थे, वो शायद उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो ये जाएगा भगत सिंह, मैंने बताया जैसा कि। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा एंड सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया गया। सितंबर 1928 में लगभग 3 साल बाद फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि दिल्ली में पड़ता है, में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसमें से HRA का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें क्या हुआ, इस बीच में डाल दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया था। तो नाम किसने चेंज करवाया था और कब बैठक हुई थी, आप ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा। 170 नंबर, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको याद भी रहे। ये देखिए बहुत अच्छा ये है, ये पंक्तियाँ इसको याद रखिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। तो इसको बिना देखे बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल जी को टिक कर दीजिएगा। इसमें सिर्फ बिस्मिल दिया है। देखिए क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश कर रहा है थोड़ा, और जिनको पूरा नाम नहीं याद होगा या फिर से बिस्मिल से थोड़ा भटकेंगे तो भगत सिंह भी लगा सकते हैं, कई लोग राजगुरु भी लगा सकते हैं, आज़ाद भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने बताया रामप्रसाद बिस्मिल इसका सही जवाब है।
और गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल्लाह अजीमाबाद की थी। बिस्मिल जो थे अजीमाबाद के वास्तविक नाम सैयद अहमद शाह मोहम्मद हसन था। वो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिगहा में गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका में शबाह में छपी थी। तो ये एक्चुअल में अगर पूछा जाए किसके द्वारा लिखी गई तो बिस्मिल के द्वारा, लेकिन राम प्रसाद जो थे, अभी मैंने बताया राम प्रसाद बिस्मिल, इनके द्वारा ये बार बार इसको गुनगुनाया जाता था जब भी वो क्रांतिकारी के सभा लेते थे लास्ट में मोटिवेट करने के लिए लोगों को। और ये सारी चीज़ों को, इन पंक्तियों को बार बार रिपीट करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इस सारे शब्दों को लिख सकते हैं। प्रसिद्ध गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, देखिए बार बार रिपीट कर रहा है सेम क्वेश्चन को। 15 में पूछा था, फिर 20 में भी पूछ दिया, तो इसलिए फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से। ये एटलीस्ट फायदा होगा कि 20 से 30 क्वेश्चन आप देखते ही जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट का ये नंबर मिलेगा। 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अगर 100 में से 150 में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जाते हैं, अगर आप 10 मिनट में लगा देते हैं तो बाकी का टाइम बच सकता है और इससे एक आइडिया भी लगेगा कि बाकी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़ना है। तो ये सेम चीज़ें हैं, आंसर आप लगा लीजिएगा इसमें। देखिए इसमें आंसर है, एक से अधिक इसमें दिया गया है, हालांकि ये गलत दिया गया। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचिता कौन है? इसमें रचिता पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं, रचिता के हैं ये है आपके। गज़ल के पंक्ति के शायर बिस्मिल्लाह अजीमाबाद की थी और बिस्मिल अजीमाबाद का वास्तविक नाम जो था सैयद शाह मोहम्मद हसन, ये याद रखिएगा। इसमें नाम कोई भी नहीं थे, सुरसेन भी नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी नहीं थे, भगत सिंह भी नहीं थे, और बिस्मिल्लाह जी इसको बार बार बुलाते थे, लेकिन ये पंक्तियों की ईजाद जो किए थे तो हसन जी थे, सैयद शाह मोहम्मद हसन ने किया था। कब किया था? तो पटना में के आसपास में इनका जन्म हुआ था, हरदास बिगहा में पड़ता है। ये हरदास बिगहा 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। आप जब भी जाएंगे पटना से होते हुए लखीसराय या हावड़ा की तरफ, तो ये हरदास बिगहा वहाँ पर पड़ता है। तो 30 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर आपको पटना सिटी से पड़ता है। ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये बीपीएससी टीआरई 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आप जो लोग एग्जामिनेशन बीपीएससी के देने जा रहे हैं टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसका है? इनकलाब का है, एमके गांधी का है, भगत सिंह का है, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी का है? तो बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये आपका सुभाष, इसमें दिया गया है भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद प्रसिद्ध कविता मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, और इसमें यहाँ हालांकि ये गलती दिया हुआ है, मतलब मोहम्मद इकबाल को ही बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, और भगत सिंह का भी ऑप्शन दिया हुआ था और इकबाल का भी, मोहम्मद इकबाल का भी था। तो मोहम्मद इकबाल इसमें सही जगह इसने दिया था, लेकिन उसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया आपको, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको बार बार, इन पंक्तियों को बार बार बोला है मोटिवेट करने के लिए इन चीज़ों को। सेम चीज़ें इस गीत को बार बार इन्होंने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध कवि जो है इनकलाब मोहम्मद इकबाल ने की थी, परंतु पहली बार इस नारे को प्रयोग भगत सिंह ने किया था, और इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था, यानी फेमस बनाया था। तो भगत सिंह फेमस बनाने वाले थे, इस नारे को यूज करने वाले थे, इनकलाब जिंदाबाद है। लेकिन अगर पूछा जाए एक्चुअल नारा दिया किसके गया था, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चलने वाला है, पूरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? आपको 23 मार्च याद रखेगा। देखिए 23 मार्च सभी जगह दिया है, अगर इस भी याद नहीं रहेगा तो आपको नहीं कनेक्ट कर पाइएगा। तो इस भी है 1931। ठीक इससे पहले ही गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, और इसमें गांधी जी चुप्पी छा गए थे, कुछ भी नहीं बोला था इन तीनों युवाओं के बारे में कि इसके बारे में क्या करना है। इसी कारण से उसके बाद 23 मार्च 1931 को इनको दे दिया गया था फांसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और भुट्टेश्वर दत्त को ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा बम फेंके। दोनों गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली में बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई।
23 मार्च जो कि शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई थी। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश को मृत्यु सर्दिश उदासी डूब गई थी, यानी पूरे देश उदासी में डूब गया था। होना भी चाहिए ऐसा युवा जो मात्र 23 साल का और देश के लिए शहीद हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग्स। चलिए आगे, ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे वीर सपूत को पैदा करने वाले माता पिता को बहुत सत सत नमन है और हमेशा नमन करते रहेगी पूरे देश की धरती और पूरे देश के एक एक लोग। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? सोचिए, उम्र पूछा गया है तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था, मात्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है। हाँ, भगत सिंह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे, जिनका उनका जन्म जो हुआ था सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था, अधिक था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारिक संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारिक संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के कारण मिलते थे। आगे कंटिन्यू करते हैं, बताइएगा। ये देखिए अनुशीलन समिति के बारे में। अनुशीलन समिति जैसे कि 19 लोगों का जो संगठन था। पहला है मिदनापुर, 1919 में बनाया गया था, जिसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। उसके बाद ढाका में, जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है, अक्टूबर 1906 में। पुलिन बिहार दास सर्वाधिक संगठित इसी में हुआ था। उसके बाद कोलकाता में 2 बार हुआ था, एक 19 मार्च 1902 में, फिर आपको 1902 में, जिसमें सतीश चंद्र बसु रहे थे शेखर बंदोपाध्याय की उपस्थिति के अनुसार। और फिर उसके 1902 में प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे, जतिन नाथ बनर्जी बाघा जतिन जो थे, जिनको बारिंद्र घोष जी थे, जिनका दूसरा नाम है सुमित सरकार के अनुसार। ये नोट में देख सकते हैं। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा इसमें था, जिसमें ये सारी चीज़ें किए गए थे। उसके बाद 1909 में कुछ युवकों द्वारा आत्मनोबंधी संगठन का गठन किया गया था। वाणिज्य घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में 1909 में युगांतर साप्ताहिक प्रकाशन। इसको एक बार सुन लीजिए, बाकी बाद में देखते जाएंगे। हेमचंद, जितने भी लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, दोबारा जब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी सीरीज है, जितने भी प्लेलिस्ट है, 6, 7, 8 वीडियो का, हो सकता है 10, 11, 12 वीडियो तक चला जाएगा। तो पूरे घटना चक्र के वीडियो को, मतलब घटना चक्र को नहीं, सॉरी, घटना चक्र के सारे वीडियोज को आपको बार बार उसको देखते रहना है, उसको बार बार देखते रहना है, बार बार इस तरह के ये प्रोवालों को उनको बार बार इसको आपको देखना है। देखिए 1992, 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है इस तरह से। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका सचिंद्रनाथ सल्यानी द्वारा की गई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सल्यानी ने की थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारिक संगठन है। ये सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस का रिपीटेड था। देखिए यहाँ पर भी अभी मैंने अनुशीलन समिति के बारे में ही चर्चा किया था। ठीक है, देख सकते हैं, यानी 15 साल के बाद ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया 67th में। हो सकता है आने वाले टाइम में आपका 70th का बीपीएससी देने जा रहे हैं बिहार टीचर्स के लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। चिटगांव, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर क्वेश्चन। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, किनके द्वारा बनाई गई थी? तो सूरसेन के द्वारा बनाई गई थी। चिटगांव शस्त्रागार, यानी कि जो शस्त्र जहाँ पर रखा जाएगा, दावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध था। सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA, जिसको HRA के डुप्लीकेट कर सकते हैं या उससे पहले बना हुआ था, इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने किया था? तो सूरसेन जी ने किया था। और इसके सदस्यों में अनंत सिंह भी थे, अंबिका चक्रवर्ती जी थे, लोकीनाथ थे, प्रीतिलता वाडेकर थे, गणेश घोष थे, कल्पना दत्त थे, आनंद गुप्त थे और टेरा बल प्रमुख थे। तो ज़्यादातर बंगाली लोग हैं और ये इस तरह से टाइटल भी देखने से पता चल रहा है। सभी घोष जी हैं, चक्रवर्ती जी हैं, मिथुन चक्रवर्ती के कुछ होंगे, नाना मपुआ। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA, जो ये मैंने लिखा है, के सदस्यों में चिटगांव शस्त्रास्त्र पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। 22 मई, यानी कि ठीक 1 महीना बाद
1930 को IRA के सदस्यों और सेनाओं के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें से 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। 12 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके ऊपर मुकदमा चलाया और फिर 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। फांसी का सिलसिला बहुत तेजी से चलता है अंग्रेजों के टाइम में। चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। चटगांव शस्त्रास्त्र धावे, जो ये देखिए फिर से रिपीट किया गया क्वेश्चन को। कब किया गया था, किसके नेतृत्व में संबंधित है, सूर्यसेन से संबंधित है। और ये इससे पहले 16 में आया था क्वेश्चन, फिर उसके बाद रिपीट कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। तो रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनके पास विकल्प नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे। फिर पूरा अगर NCERT पढ़ के जाएगा, पूरा घटना चक्र पढ़ के जाएगा, तो क्वेश्चन को कहाँ से उठाएंगे। चलिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन गांधी जी नहीं थे, बिपिन चंद्र पाल जी भी नहीं थे, ये गरम दल के नेता हैं सब, बाल गंगाधर तिलक नहीं। निष्क्रिय विरोध जो होता है अरविंद घोष के तहत है, ये भी गरम दल के नेता थे। उन्हें 2005 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेज को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, और जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। 1 सेकंड का अल्प विराम लेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अल्प विराम कंप्लीट हुआ। और गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1913 में बनाया गया था। ये देख सकते हैं, वर्ष 1913 में सोहन सिंह भागना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक ऑफ कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल ने इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। तो लाला हरदयाल मेनली क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट आता है, लेकिन इन सारे नामों को भी याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। 1913 में सोहन सिंह भागना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी। संस्था हुई। इस संस्था में गदर नामक एक अखबार निकाला गया था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। किसके कारण पड़ा था, गदर एक अखबार के कारण, ना कि ये गदर आपका सन्नी देओल का जो मूवी है गदर, उससे संबंधित है। ठीक है, गदर एक प्रेम कथा। तो गदर एक अखबार थे जिसका नाम, इसके कारण ही गदर पार्टी का नाम पड़ गया। लाला हरदयाल संस्था से मनीषी और पथ प्रदर्शक थे। अन्य सदस्य जो इसमें जुड़े हुए थे, जैसे रामचंद्र जी, बरकतुल्ला थे, राम बिहारी बोस थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, अब्दुल रहमान मैडम जी कामा थे, भाई परमानंद जी थे, करताल सिंह थे, सराभा और पंडित काशी राम प्रमुख थे। इन सारे लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, गदर पार्टी छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, यानी जो छिड़ गया था, तब प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन जो आपको पता है 1913 के बाद ही आपका स्टार्ट हो गया था। 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय के प्रहरियों को झकझोर दिया था, उन्हें उद्वेलित किया। और उस समय यह धारणा प्रचलित है कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है और उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर इस तरह से फ़ायदा उठाया गया।
उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांति और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इन मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मैंने आपको बताया अभी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913, ठीक याद अगर नहीं रहता है तो प्रथम विश्व युद्ध तो सभी लोग को याद होगा, 1914 से ठीक पहले की घटना है, तो 1913 याद रहेगा। कहाँ पर हुआ? यूएसए में हुआ था, अमेरिका में हुआ किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कई बार जगह का नाम दिया जाता है तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर आपको अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, नाम रहेगा सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थित है। इसे अमेरिका में और कनाडा में भी रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसे रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बताइएगा। महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था। अब कब कहे थे? वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के, ये पता है उग्रवादी दल के नेता थे लाल बाल पाल और बिपिन चंद्र घोष। ये 3-4 लोग थे जो कि चारों स्तंभ माने जाते थे, गरम दल के चारों पिलर थे, वो एक पिलर थे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। के दल वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी यानी कि गरम दल के उदय के साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय जो पंजाब से, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अलग लक्ष्य बढ़ाया। तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। आयोग के क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। स्वराज मेरा, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कब का है? 2003 में पूछा गया था, फिर उससे मतलब इससे उठा करके फिर से उठा है। 42 का है, फिर 46 में भी पूछा गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी को तिलक पहुंचा दीजिए। फिर से रिपीट हुआ, देखिए ये स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा की गई थी सी गोपालाचारी, जो फर्स्ट आपके स्वतंत्र गवर्नर जो बने थे भारतीय के स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद। सी गोपालाचारी जिसको की मान्यता था कि स्वराज जनमान्य हेतु होना चाहिए, ना कि केवल कुलीन यानी अभिजात्य वर्ग के लिए, यानी जो कि ऑलरेडी समृद्ध है या फिर उच्च वर्ग के लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस किताब किसने लिखी थी? तो ये CR दास के द्वारा लिखी गई थी। फुल फॉर्म में इसमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक थे चित्तरंजन दास, CR दास जिसको कहते हैं, चित्तरंजन, चित्त और रंजन, इससे बना है CR दास, ठीक है, याद रखिएगा। अनहपी इंडिया की पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है, बहुत बार रिपीट हुई है। अनहपी इंडिया जो लिखी गई है लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। अनहपी इंडिया के लेखक जो है लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी लिखा था और तथा मराठा का, और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किया था। तो न्यू इंडिया कई बार यंग इंडिया और न्यू इंडिया में कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। यंग इंडिया गांधी जी हैं बुढ़ा लेकिन लिखेंगे यंग इंडिया, और न्यू इंडिया लिखे थे एनी बेसेंट ने। याद रखिए के लिए मैं बता रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट ऑल दीज पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 188 नंबर क्वेश्चन। अब जल्द ही आपका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, उसका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 200 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं बल्कि 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे अभी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में कोलकाता में, उसके बाद हो गया था सूरत में, 7 में हुआ था। तो कोलकाता में किया था, मैंने बताया था कि दादा भाई नौरोजी को 3 बार मौका मिला था, एक तो 96 में, फिर 1906 में, एक 1993 के आसपास में मिला था उसमें। तो ये 3 बार मौका मिला था दादा भाई द ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया जिसे कहते हैं, और इन्होंने ही कांग्रेस का नाम चेंज किया था, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष को पद को लेकर के पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनते ही संभावित विभाजन फिलहाल टल गया था। ये जो गरम जो हुआ था, मतलब ये चाहते तो नरम दल और गरम दल इसी समय डिवाइड हो जाते,
एक नरम दल बन जाते इसी समय। लेकिन सबसे वयोवृद्ध आदमी जो उठ करके खुद लीड कर रहा है, तो उनकी बातों को थोड़ा रखा गया था मान्यता जिसको कहते हैं। उसके बाद ये जब इसमें डिवाइडेड नहीं हुआ थे दोनों के बीच में। लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनते ही संभावित विभाजन जो टल गया था, और दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण भक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है, और वह साक्षर एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई जी ने स्वराज की मांग की थी। चलिए, कोलकाता में ही स्वराज की मांग पहली बार की गई थी। नेक्स्ट 189 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, और ये कब की गई थी? ठीक उसी साल, इसी समय जो कहा था मैंने टल गई थी बातें, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें, तो उसी साल बन गई थी। और जैसे ये खत्म हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसके बाद इन्होंने बनाया था। तो नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसकी में 1 मिनट का अल्प विराम। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप सुन पा रहे होंगे। यस, नो, मे बी। चलिए, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधित्व में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम और सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हित में संरक्षण करना था। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में, मैंने बताया था कि आपको ठंडा पहन के ये लोग कम्बल ओढ़ करके सब जो करते थे ठंडा के टाइम में कोई भी अधिवेशन, तो उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था। इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन मुल्क और बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये सारे पॉइंटर्स को याद रखिएगा। और पहली बार ये जरूर याद रखिएगा, पहली बार जब कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी और कहाँ पर हुई थी, कितने लोग प्रतिनिधित्व, कितने लोग सदस्य थे, तो 72 लोग थे। ये भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और देखिए इसमें और क्या चीज़ें हैं मेंशन किया गया, कुछ और विस्तार से जानते हैं इसको। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने और इनमें से कोई 2 नाम रहने के संस्थापक के रूप में चयन का बढ़ता क्रम इस तरह से दीजिएगा। अगर विकल्प में तीनों नाम दिया रहे तो सबसे पहले सलीमुल्लाह खान को रहना, उसके बाद आगा खां का, फिर मोइन उल हक यानी मोहसिन उल मुल्क को देना चाहिए। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम 2 नाम दिए गए थे, अतः सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता दीजिए, संस्थापक में चुना जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने बीपीएससी ने जो आंसर इसमें मार्क किया है नवाब सलीमुल्लाह, और भी नाम भी था इसमें, देख सकते हैं आगा खां भी नाम भी था। ठीक है, तो इसको भी दे सकते हैं, लेकिन वरीयता इसको दिया जाएगा। अगर ऑप्शन इसी में अगर ई ऑप्शन दिया जाता इनमें से एक से अधिक, तो आप ई मार्क करके आइएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो 96 में इसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ नहीं करता था और 4 ही ऑप्शंस था, इसलिए 4 ऑप्शंस में आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1906 में मिंटो ने से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो क्या प्रार्थना किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन भाग के लिए प्रार्थना की थी। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो ने से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि राजनीतिक अधिकारों हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा 191 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक राजनीतिक मंडल का आरंभ किया था? तो सेम चीज़ है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद 1909 यानी मिंटो मॉडल सिद्धार्थ
जो है 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक का जी था, एनी बेसेंट का भी था, एम सुब्रमण्य अय्यर का जी का भी था, और टी.एस. हॉलकॉट को नहीं था। तो ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। देखिए, टी.एस. हॉलकॉट होम रूल लीग से संबंधित नहीं था, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है इनका। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया था। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल स्थापना में संबंधित थे, बाद में वो शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 193। चलिए इसको 200 नंबर तक करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लॉन्ग है, पूरा जब विस्तार से व्याख्या पढ़ते हैं तो टाइम लगता है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये आपका आपका 1916 लखनऊ में कर सके थे। कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थनों ने तो परंपरा ही बना दी थी, जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिससे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया था, तो कुछ ने होम रूल स्पेशल। जिस तरह से अभी पूजा स्पेशल चलता है या फिर आपका कोई फेस्टिवल स्पेशल चलता है जब भी कोई छठ जाता है बिहार में, तो इसी तरह से यहाँ पर नाम दिया गया था, कांग्रेस स्पेशल नाम दिया गया था ट्रेन का, होम रूल स्पेशल नाम दिया था। और रूरल के लोग अरुणडेल के लीग ने हर सदस्य ने से कहा था कि लखनऊ अधिवेशन के सदस्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लोगों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई थी। तिलक और यूनिवर्सिटी ने बैठक में को संबोधित किया था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो इसका 1917 में किया गया था। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। 1917 में सरकार के कोलकाता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो कि लीडर्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे और इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह बताया कि इससे कांग्रेस और विश्वविद्यालय की शिक्षा के ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, बताइएगा 195 नंबर क्वेश्चन है आपका। 96 में ये पूछा गया था, प्री में क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्यों था? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल लीग जो बनाया गया था, आंदोलन बनाया गया था 1916 में, एनी बेसेंट और इन सभी लोगों के संरक्षण से इनका मानना था कि हम ये सारी चीज़ें अपने दम पर करना चाहते हैं और अब स्वराज की सारी नींव रखा गया था। तो इसके देखिए, होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट आपको पता है प्रथम महिला ये थी, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली थी एनी बेसेंट, जो कि ये आयरलैंड की लेडी थी, एंग्लो आयरलैंड की लेडी थी, जो कि आयरलैंड की लेडी जो इंडिया में आकर के बस गई थी, सिंपल भाषा में। एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ था एक जैसा ही था। ब्रिटिश यानी एनी बेसेंट और तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक का, दोनों का मत सेम था, दोनों के विचार मिलते थे। मुझे सिंपल भाषा में कहें, दोनों का मन एक ही था स्वराज के अर्थ के लिए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी प्रशासन की अधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गौरव द्वारा शासित डोमिनियल दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में थे। जिस तरह से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में थे, उसी तरह से ये गौरव द्वारा जो बनाया गया था डोमिनियल दर्जा जो प्राप्त था, कि हमें जिस तरह से हक आपको मिलता है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, गौड़ों को, उसी तरह से हमें भी मिलना चाहिए इंडिया में स्वराज।
चलिए नेक्स्ट बताइएगा 96 बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1905 में जब हुई थी तो दो चीज़ मांग की गई थी कि सबसे पहले आपको पता है अंग्रेज बिजनेस करने आए थे, यानी बिजनेस करने के लिए मकसद क्या था, उससे हम पैसा अर्न करेंगे। अर्न कैसे होती थी इन लोगों के लिए, तो इनका बिजनेस जो था, ये कपड़ा बेचते थे, हम लोग से ही कपड़ा खरीद करके अपना ब्रांडिंग कर करके बेचते थे, जो सूती वस्त्र था। तो जिस तरह से अभी भी लिवाइस हो गया, इस तरह के जितने भी ब्रांड है सेम चीज़ को अभी भी फॉलो करते हैं। तो उन सबको जितने भी बाहर की कंपनियां थे, अंग्रेजों की कंपनियों को बिजनेस को ठप करना है और अपना ही स्वदेश सी करना है, अपना जो भी बनाओ अपना बेचो, इस तरह से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात यानी उसको घात पहुंचाने के लिए तो सबसे पहले फाइनेंशियली इस पर घात किया जाएगा। किस तरह से, तो फाइनेंशियली घात किया जाएगा। किसी को कमज़ोर करना, किसी बिजनेस को अगर कमज़ोर करना है तो सबसे सिंपल है उसका बिजनेस ही ठप करा दो। इसी कारण से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और किसके द्वारा क्या सहयोग था इसके बारे में जानते हैं। कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो था 1900 से लेकर के 1905 तक इसके कार्यकाल रहा है, तो उसी कार्यकाल में हुआ था। और ये बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहें तो बहुत बड़ा वो था कि इसको चाहना था कि कांग्रेस जितने भी ये बनी है, कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता है। इसकी अंतिम इच्छा थी कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाए और इस स्वराज की जो कल्पना कर रहे हैं भारतीय नेता, उनकी इच्छाएं दब के रह जाए, ये इनकी इच्छाएं थी। हालांकि ये इच्छाएं उनकी नहीं खत्म हुई थी और ये बीच में टपक गया था। तो कर्जन 20 जुलाई या कहीं कहीं 19 जुलाई भी रहता है, 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत हुई थी अगले ही महीने, यानी कि ये 20 जुलाई हो, उसके ठीक 17 दिन के बाद 7 अगस्त 1905 को हुई थी। कोलकाता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, विदेशी वस्तु को खरीदने की बात छोड़ो, उसको छुएंगे भी नहीं। अगर खरीद में ले करके रखा हुआ है तो उसको सबसे पहले रोड पर लाओ और उसको जला दो, ये उनका मकसद था। तो ये निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर यानी अगस्त में ये निर्णय हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया, क्योंकि अब विभाजन होगा ही होगा। इस दिन शोक दिवस के रूप में लोग मनाने की घोषणा की। अब कई लोग क्वेश्चन आता भी है, शोक दिवस किस दिन को मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर। और इसी के समकक्ष ही हम लोग का आता है, और हम जो मनाते हैं, क्या चीज़ मनाते हैं, रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास में आती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। पूर्णिमा का टाइम शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस, देखिए राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल के अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। तो हमारे बंगाल में जितना अटूट एकता है, इसकी प्रकाष्ठा जितनी भी है, तो उसको भाई जितने भी हिंदू बंधु हैं, हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों को राखी बांधेंगे और मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को राखी बांधेंगे। इस तरह से ये प्रचलित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ये जो आपका राष्ट्रीय गान है, इनके द्वारा ही रचित किया गया था और आप लोग को गाते हैं। कितने सेकंड का ये गीत है वो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और कितने शॉर्ट में कितने सेकंड में गाया जाता है, वो भी कई बार क्वेश्चन 1-9 फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया था। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कोलकाता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी, यानी अगले ही साल जो मैंने बताया था कि 1905 में भी ये किया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, और उसके अगले साल 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, मतलब अपना शिक्षा, ये नहीं कि अंग्रेजी शिक्षा को जो थोपा जा रहा है आज के भी टाइम में, वी नीड टू लर्न ऑल द थिंग्स, why I need to learn only 26 letter ABCD XYG।
मेरी जो संस्कृति है, हिंदी है, संस्कृति है, जो भी है संस्कृत भाषा है, इससे कहीं गुना लाख गुना बेहतर है इंग्लिश शिक्षा से। फिर भी एनी हाउ वी नीड टू लर्न ऑल द थिंग्स, और हमें जानना चाहिए बस कम्युनिकेट करने के लिए, इतना नहीं ज़्यादा जानना है। तो ये सुशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए और ये अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 में नागपुर के अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। नेक्स्ट है 197 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याख्या जब हम बताते हैं कुछ इनपुट, जितना हम लिखा गया है उससे ज़्यादा कहीं हम उन सारी चीज़ों को बता देते हैं, वो जो बताते हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, खास कर लिए उसको सुनिए, या हो सकता है वो आप शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, या रफ नोट्स आपके पास जो नोटबुक होता है। पिछले बार जब मैंने TRE 1 और TRE 2 के दौरान मैंने दिखाना भी चाहूँगा, इतने सारे जो मैंने वीडियोज बनाया है, खासकर ये देख सकते हैं 100 से ज़्यादा मैंने, ये देखिए सभी बुक्स का जो निचोड़ बनाया गया, दिखाता हूँ भी हूँ आपके, ये सारे जितने भी नोट्स हैं ये सारे मैंने ऑडियो फॉर्मेट में कई लोगों के साथ सहयोग से बनाया गया था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था लोगों को, जो मैं बोलता हूँ उससे कभी क्वेश्चन आते भी हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। मुआजी काल, ये क्या है? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसमें कौन थे? आपके प्यारे लाल जी थे। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन जो थी डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसको स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। चलिए, ये हाईलाइटर कैसा है बता सकते हैं, या फिर आपको इस तरह से जो मैं पेन की तरह है उस तरह से यूज करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 198 नंबर क्वेश्चन, निम्न से महात्मा गांधी को भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? इसमें पूछने वाली बात नहीं, 1917 का चंपारण। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, डेट भी मेंशन कर देते हैं, डेट में मेंशन कर देता हूँ, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, और इससे पहले 1893 में भी आए थे। और इनका जन्म पता है आपको सभी लोग को, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो सभी चीज़ें जानना चाहिए। के बाद गांधी ने जिन्हें भारत में पहला प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में किया था, और किसके कहने पर बुलाया गया था इसके बारे में? तो किसान राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। और ये शुक्ला जी कब पहुंचे थे? ये शुक्ला जी, ये जो किसान जी थे, इनको पहली बार मौका मिला था माइक पकड़ने का। ये ऐसे पहले मात्र किसान थे जिनको कहीं भी संगठन में जाकर के मौका मिला था माइक पकड़ने का। तो ये क्वेश्चन आता है, इस पर संबंधित मेंस में भी क्वेश्चन आता है। तो गांधी जी ने लखनऊ में भेंट किया था। लखनऊ क्यों भेंट हुआ था? तो 1915 में जब आए थे, इनके जो गुरु थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु, उन्होंने संदेश दिया था, इनको आदेश दिया था कि 1 साल 2 साल तक तुम कुछ मत करना, तुमको कुछ करना नहीं, सिर्फ जा कर के देखो आसपास में क्या चीज़ें चल रही है, पूरा इंडिया का भ्रमण करो, उसके बाद अपना स्टैंड उठाना। तो इन्होंने 2 साल तक, देख सकते हैं 15 में आए हैं और 2 साल तक कुछ भी नहीं किया। तो 16 में BHU में मदन मोहन मालवीय ने इनको बुलाया कि आइए आप इस जो BHU का उद्घाटन है, BHU का जो उद्घाटन हो रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, इसमें आप सम्मिलित होइए। इसी में शुक्ला जी से इनका भेंट हुआ, और शुक्ला जी ने अपनी पूरी घटना चंपारण की बताया। देखिए आइए, देखिए कैसा चल रहा है, नील के यानी 20 कट्ठा में 1 कट्ठा रोपना पड़ता था नील को, उसका कोई भी बे नहीं होता था, जबरदस्ती का जिस खेती में नील की खेती की जाती थी, अफीम की खेती, गांजे की खेती, तो इस खेती में फिर दोबारा कोई उपज नहीं होता था, मतलब ये खेती बंजर बन जाती थी। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स को बताया गया था। तो गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, कंबल ओढ़ के नहीं आ सकते हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अगले साल आएंगे। तो अगला साल वो पहुँचे थे अप्रैल के महीने में के आसपास। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बार अप्रैल में पहुँचने के बाद पटना में या कहाँ पर रुके थे, किनका स्वागत किया गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। उनसे कांग्रेस चंपारण आने का आग्रह किया था, और 19वीं सदी के आरंभ में घोड़े बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध, घोड़े बागान समझने मतलब अंग्रेज, अनुबंध के आधार पर एक विनिश्चित करा लिया था। उन्हें अपनी ज़मीन का 3 कट्ठा हिस्सा, यानी कि मैंने बताया था आपको 20 कट्ठा में 3/20 हिस्सा, यानी 3 कट्ठा 20 बीघा का 1 एकड़ कहते हैं, यानी 1 एकड़ में 3 कट्ठा जो है
भूमि का नील की खेती करना अनिवार्य था, किंतु 3 कठिया पद्धति के नाम पर से जाना जाता था। गौड़े बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठा करके उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी जिसे अफवाहों यानी करों का दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी थी, बहुत ज़्यादा। जितनी उपज नहीं होती थी 17 कट्ठा जो रिमेनिंग बचता था, मान लीजिए उसमें गेहूँ हुआ, चावल हुआ, और जितना उपज में से अगर मान लीजिए उसने 1000 रुपये कमाया था, उस पर भी टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था कि उसमें से हम 500 रुपया ले लेंगे, 300 रुपया ले लेंगे, 400 रुपया, तो जो नुकसानदेह होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से करते थे, उठा करके करों को मनमाने ढंग से लिया जाता था। किसान को इसी उत्पीड़न को विरोध में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह आरंभ किए थे और ये सफलतापूर्वक रहा। उसके बाद खेरा हुआ था, उसके बाद आपका 1919 में जलियांवाला, बहुत सारे असहयोग आंदोलन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो कहाँ से पढ़ाई किए थे? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में किया था। भावनगर, आज भी भावनगर फेमस है इनके कारण, तो श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में इनकी पढ़ाई हुई थी। गांधी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी और इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। उसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज से अपना नामांकन करवाया था। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से लॉ की डिग्री यानी लॉ की पढ़ाई की थी। लॉ की पढ़ाई करने के लिए सोचिए वो कितने अमीर होंगे, उस समय लंदन जाकर के पढ़ाई किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादातर जितने भी नेता थे, जितने भी लोग थे, अभी के टाइम में हालांकि चेंज हो गया, ज़्यादातर लोग करके ही लोग आते थे और उनको पता होता था कि किस आर्टिकल से, किस अनुच्छेद से हमको बाहर घुसना है, किस अनुच्छेद से लगा करके हमको बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, आंदोलन था जिनमें उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था, यानी कि चंपारण, जिसमें सभ्यज्ञा मतलब कि उसमें कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि आप मत आइए, नहीं तो आपको जेल डाल देंगे। तो इन्होंने बोला कि मैं क्यों, आप मुझे जेल क्यों डालिएगा, मैं अगर कुछ आंदोलन करूंगा, मारपीट करूंगा, लाठी उठाऊंगा, बंदूक उठाऊंगा, तब तो मैं आकर के सिर्फ अपने जाकर जनता और किसानों से मिलना है सिर्फ हमको। तो शांतिपूर्वक वहाँ जाकर के मिले और वहाँ जाकर के सब ने अवज्ञा आंदोलन कर दिया था, यानी हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुमको कोई भी नहीं मारेंगे, तुम अगर मुझे मारोगे तो मैं अपना दूसरा गाल दे दूंगा, तुमको सिर्फ और सिर्फ हम भूखे बैठे रहेंगे। यानी जैसे जैसे ये भूखे बैठे रहेंगे, 2-4 दिन 5 दिन के बाद ये पूरे बिहार की जनता जान गई, फिर पूरे इंडिया की जनता जान गई, तो फिर इसको लास्ट में अंग्रेज यहाँ पर हारना पड़ा और ये प्रथा को, ये 3 कठिया प्रथा को छोड़ करके जाना पड़ा और ये सारी चीज़ों किसानों के हित में ये सारी चीज़ ली गई थी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 201, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए बताइएगा, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के लिए शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। कई बार राजकुमार शर्मा दे दिया जाएगा, राजकुमार सिंह दे दिया जाएगा, तो शुक्ल याद रखिएगा, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। शुक्ल ने 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण के किसानों की एक कहानी सुनाई और गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित भी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे और ये क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, एक 202 नंबर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।